नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस अकेडमी पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे घटना चक्र वस्तुनिष्ठ जीएस संचय के कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन और आंसर का इसमें बात करेंगे। इसमें डिटेल वाइज क्वेश्चन और आंसर दिए गए हैं और ये नई बुक निकाली गई है 2023 में। और इसमें अगर हम बात करें तो कौन कौन से परीक्षा के जो क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, तो केंद्र एवं राज्य सिविल सेवाओं परीक्षाओं की हैं और आर के हैं, लोअर के हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और यूपीएसआई, रेलवे बोर्ड यानी कि एनटीपीसी और ग्रुप डी में जितने भी कंप्यूटर से क्वेश्चन। इसके अलावा एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल पेट, टेट, केंद्र एवं राज्य सिविल सेवा सहित जो है सभी प्रतियोगिताओं में परीक्षाओं के अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्न को उसको इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं, इसी को डिस्कस करेंगे एक एक चैप्टर वाइज। इसमें चैप्टर की बात करेंगे तो चैप्टर इसमें टोटल 11 चैप्टर है। ठीक है, एक एक चैप्टर देखेंगे, लगभग 11 से 12 दिनों में, 15 दिनों के अंदर एक पुस्तक जो है समाप्त हो जाएगी। अब इसमें अगर हम बात करें तो गैर तकनीकी परीक्षाओं के अतिरिक्त इसमें टेक्निकल जो एग्जाम हुए कंप्यूटर से संबंधित जितने भी प्रश्नों को पूछा गया सभी के सभी इसमें लिया गया है। आप जब देखेंगे तो एक तरीके से कह सकते हैं कि वनडे एग्जाम्स के लिए बिल्कुल निचोड़ है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट बुक कह सकते हैं, जो कि आप इसको अगर 3 से 4 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन जो है गलत नहीं होने वाले। साथ ही साथ आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, चाहे आगे पेट का एग्ज़ाम हो या फिर टेट का एग्ज़ाम हो या फिर वीडियो एग्ज़ाम्स के होने वाला है, ठीक है, या अदर यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं जिसमें कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो उन बच्चों के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे चैप्टर 1, जिसमें हम देखेंगे कंप्यूटर एक परिचय। ठीक है, इसके बाद दूसरा चैप्टर होगा कंप्यूटर की संरचना और इसके बाद तीसरा चैप्टर होगा इनपुट आउटपुट डिवाइस, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर कंप्यूटर लैंग्वेज, और इस तरीके से टोटल हम 11 चैप्टर इसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहेगा। पहला चैप्टर की बात करें, पहला क्वेश्चन तो इसमें दिया गया है कि कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को किस शब्द से बना है। ठीक है, कंप्यूटर जो अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है, तो ये कंप्यूटर जो है कंप्यूट शब्द से बना है, तो राइट आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके डिटेल देख लेते हैं। कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से बना है। कंप्यूटर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रिचर्ड ब्रेथवेट की पुस्तक द यंग मैंस ग्लीनिंग्स में किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कंप्यूट का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्यूट का क्या अर्थ होता है, तो कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, गणना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला कंप्यूटर बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था। यूपी पीसीएस 2007 के पेपर में पूछा गया था प्री में। तो पहला कंप्यूटर जो बनाया गया था वो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। इन्हें ही कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की अवधारणा यानी कि कंसेप्ट को मूर्त रूप प्रदान किया। बेबेज ने प्रोग्राम योग्य निर्मित मैकेनिकल मशीन को द एनालिटिकल इंजन की संज्ञा दी और उन्हें ही कंप्यूटर का आविष्कारक यानी इन्वेंटर या फिर इन्हें फादर या फिर इन्हें जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी। अब ये देखिए एसएससी के 2000 पेपर में, और इसके अलावा साथ ही साथ इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मतलब पूछा गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, देख ले कितने सारे पेपर में पूछा गया पेपर। यूपी लोअर, उत्तराखंड पीसीएस, उत्तराखंड एलडीए, ईडीए और एसएससी सीजीएल, मल्टी एमटीएस और एसएससी में पूछा गया है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी। चार्ल्स बेबेज के द्वारा इसमें से मशीन जो बनाया गया था उसका नाम था वैश्लेषिक इंजन। क्या नाम था, वैश्लेषिक इंजन। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इसका अब हम डिटेल देख लेते हैं। 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था तथा जो है 1833 में वैश्लेषिक इंजन का आविष्कार किया था और कहा जाता है कि तभी से आधुनिक कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई, इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहते हैं। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस एल्वा एडिसन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। अगला क्वेश्चन ये है, ये एमपी पीसीएस प्री 2006 और 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आविष्कार किया गया था डॉक्टर एलन एम टूरिंग के द्वारा। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें जो है द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था उसके दौरान ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉक्टर एलन एम टूरिंग ने कॉलोसस नामक जो है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डिजाइन किया था। अगला क्वेश्चन आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया था। 1968 में किस फ्रांसीसी गणितज्ञ की स्मृति में उसके नाम पर एक कंप्यूटर भाषा का नामकरण किया गया, तो वो कौन से गणितज्ञ थे जिनके नाम पर जो है कंप्यूटर भाषा विकसित किया गया, तो वो थे पास्कल। ठीक है, पास्कल एक लैंग्वेज है, तो ब्लेज पास्कल उनका पूरा नाम था, इन्हीं के नाम पर जो है एक लैंग्वेज बनाया गया। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। और ब्लेज पास्कल की स्मृति मेमोरी के नाम पर उन्हें एक कंप्यूटर भाषा पास्कल का नामकरण दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल एडिटिंग मशीन
बनाने वाले ब्लेज पास्कल जो है किस देश के निवासी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई पार्ट फ्रांस। ठीक है, फ्रांसीसी गणितज्ञ थे पास्कल, तो आंसर इसका ई पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लेज पास्कल जो है, ब्लेज पास्कल किस देश के गणितज्ञ थे? तो अभी इसके ऊपर बात हुई, फ्रांस के थे, आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रयोगशाला समीर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? प्रयोगशाला समीर की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1984 में इसका किया गया था, आंसर इसका जो हो जाएगा वो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं तो प्रयोगशाला समीर की स्थापना 1984 में हुई। समीर आरएफ एंड माइक्रोवेव सिस्टम के क्षेत्र में अनुसंधान, डिजाइन और विकास के लिए समर्पित प्रमुख अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला है। अगला क्वेश्चन, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है ये हर वर्ष 2 दिसंबर को मनाते हैं, आंसर इसका राइट ये पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षर माने जाने के लिए, कंप्यूटर साक्षर माने जाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं है? ये एसबीआई के पेपर में आया था। तो इसके लिए अगर हम बात करेंगे तो कंप्यूटर के निर्देश देने वाले निर्देशों को लिखने की क्षमता होनी चाहिए, ये आवश्यकता होती है। कंप्यूटर के महत्व, बहुउपयोगिता, समाज में व्यापकता की जागरूकता होनी चाहिए, तो ये जो है इसका महत्व आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर साक्षर माने जाने के लिए ये आवश्यकता नहीं होता। बाकी यह ज्ञान कि कंप्यूटर क्या और कैसे काम करते हैं ये होना चाहिए। सरल एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए कंप्यूटरों से इंटरनेट करने की जो है क्षमता होनी चाहिए, तो ये भी होना चाहिए। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वो सक्षम हो केवल, क्यों कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कब कहलाएगा? जब वो क्या सक्षम हो, किस प्रकार? तो वो हो जब आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम हो जाता है, तो वो जो है कंप्यूटर साक्षर कहलाता है। तो आंसर इसका जो होगा ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने कंप्यूटर परम का निर्माण कब किया था? भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया था, कहाँ किया था? तो पुणे में किया था, करेक्ट आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पुणे स्थित CDAC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा परम नामक सुपर कंप्यूटरों की श्रृंखला का विकास किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है इनमें से? तो इसका आंसर बताना है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो सर्वप्रथम है क्रे 1। ठीक है, सर्वप्रथम कौन था? वो क्रे 1 था, आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 2016 के NTPC में पूछा गया था। 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्रे 1 है, जबकि एक्रोन एटम, कमोडोर और PATM PCW पर्सनल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, PCW। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? तो भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कहा जाता है विजय भटकर को। किसको कहा जाता है? विजय भटकर को, आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्हें भारतीय कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, विजय पांडुरंग भटकर इनका पूरा नाम है, और इन्होंने वर्ष 1991 में भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। परम पद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये अगर हम बात करेंगे तो ये कंप्यूटरीकरण से संबंधित है, आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, परम शब्द कंप्यूटरीकरण से संबंधित। पुणे की CDAC संस्था द्वारा परम श्रृंखला के अनुसार सुपर कंप्यूटरों का विकास किया गया। परम 10,000 परम पदम आदि इसी श्रृंखला यानी कि सीरीज की तीव्र गति वाले कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम 10,000 क्या है? परम 10,000 की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है? तो ये एक एशिया का द्वितीय सबसे बड़ा जो है कंप्यूटर है, दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर है। तो करेक्ट आंसर इसका जो है डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 1998 में भारतीय वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर परम 10,000 बनाकर नई मिसाल कायम की। इस कंप्यूटर का निर्माण पुणे स्थित CDAC संस्था के कार्यकारी निदेशक विजय पी भटकर के निर्देशन में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? तो भारत में जो निर्मित हुआ था प्रथम सुपर कंप्यूटर उसको परम कहा गया था, आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और कब निर्मित किया गया था? 1991 में बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो 2008 के यूपी लोअर PCS के पेपर में पूछा गया था। तो देखिए इसमें डाल लगा हुआ है। अगर हम प्रश्न काल के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था तियाने फर्स्ट ए। ठीक है, तियाने फर्स्ट ए था, जबकि ऑप्शन में नहीं दिया गया तियाने फर्स्ट ए। अब जबकि मई 2022 में अगर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार देखते हैं तो जिसकी संसाधन गति यानी कि प्रोसेसिंग स्पीड 102 एंड फ्लॉपीज है, में विश्व में सबसे तेज कंप्यूटर USA का फ्रंटियर है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक बड़ा महंगा कंप्यूटर है जिसमें एक साथ सैकड़ों या हजारों प्रयोक्ताओं के लिए डाटा प्रोसेस करने की क्षमता होती है, और कौन सा वो कंप्यूटर, किस प्रकार का कंप्यूटर? तो वो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है बड़ा या महंगा कंप्यूटर होता है जिसमें एक साथ सैकड़ों या हज़ारों प्रयोक्ताओं के लिए डाटा प्रोसेस करने की क्षमता होती है, और यह कंप्यूटर बड़े कॉर्पोरेट या सरकारी संगठनों में महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों यथा जनगणना, उद्योग, उपभोक्ता आंकड़े आदि के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर के लिए जो है शब्द लंबाई की परास कितनी होती है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास कितनी होती है, तो वो होती है 64 बिट तक होती है। ठीक है, शब्द लंबाई परास इसमें कंप्यूटर में बात करेंगे तो इसमें जो है बिट में मापा जाता है, तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। एवं सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास 64 बिट या फिर 8 बाइट, दोनों में से कोई एक दिया रहेगा तो आप आंसर उसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है, यह निम्नलिखित में से किस देश ने बनाया है। अब 2015 के यूपी लोअर के पेपर में पूछा गया था, तो ये बनाया गया था चीन के द्वारा। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला कंप्यूटर की अगर हम बात करेंगे तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान में स्थापित किया गया था, जो कि कलकत्ता में है, तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसका नाम क्या था, तो HEC हैक 2M इसका नाम याद रखिएगा। 1955 में स्थापना की गई थी, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है इनमें से, तो वो है परम। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, इसके बारे में बात हो चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुक्रिया संचार यानी कि रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए एक वीडियो कोलैबोरेशन टूल कौन सा है इनमें से, तो वो होता है जूम। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 2022 के UPSI के पेपर में पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। जूम जो होता है शब्द यानी कि रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए जो है एक वीडियो कोलैबोरेशन टूल है। NADISC के माध्यम से दूरस्थ व्यक्ति के साथ सीधे संवाद करने में आप कनेक्ट हो सकते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन में भी जूम एप्लीकेशन होगा, उसी की बात कर रहा है ये। एक डॉकर वर्चुअल नेटवर्क बनाकर कंटेनरों को जो है एक दूसरे के साथ संवाद करने देता है, और VMware और एक वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर प्रदाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है इनमें से, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो माना जाता है परम 8000 को। ठीक है, इसके बारे में बात हो चुकी है पहले, तो आपका आंसर जो होगा इसमें सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 को माना जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत स्थापित सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग की क्षमता कितनी है, तो ये देखिए 2022 के RRB NTPC में पूछा गया था, तो 3.3 पेटाफ्लॉप्स उसकी क्षमता है। आंसर इसका जो होगा वो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब इसका डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस द्वारा स्थापित सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग, ठीक है, कंप्यूटर का नाम क्या है, परम प्रवेग, इसकी क्षमता कितनी है, 3.3 पेटाफ्लॉप्स है। परम प्रवेग का इस्तेमाल रिसर्च के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकार के कंप्यूटरों में से सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा है इनमें से, तो इनमें से सर्वाधिक शक्तिशाली की अगर हम बात करेंगे तो वो है सुपर कंप्यूटर, जो कि सी पार्ट में दिया गया है, सुपर कंप्यूटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मिनी कंप्यूटर के बारे में इसमें कथन गलत दिया गया है। ठीक है, मिनी कंप्यूटर की बात कर रहा है, इसमें से कथन बताना है कौन सा गलत है। ऑप्शन ए है मिनी कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर से सस्ते होते हैं, जो कि गलत है। मिनी कंप्यूटर जो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर से महंगे होते हैं। ऑप्शन बी है मिनी कंप्यूटर बहु उपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम है, तो ये सही है इसके बारे में। मिनी कंप्यूटर मध्यम साइज के कंप्यूटर होते हैं, भी सही है। मिनी कंप्यूटर में स्टोरेज और स्पीड मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर से कम होती है, तो ये भी सही है। तो आपका इसमें आंसर जो होगा वो ए पार्ट ही हो जाएगा, गलत ऑप्शन बताना था, और ये 2022 के NBS स्टेनोग्राफर पेपर में पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी 2022 के NBS के से संबंधित है। बताएं कि डेस्कटॉप और टैबलेट निम्न में से किस प्रकार से कंप्यूटर से संबंधित, तो डेस्कटॉप और टैबलेट जो होता है ये किस प्रकार का कंप्यूटर होता है, तो ये मिनी कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो नेटबुक कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप, वर्क स्टेशन, टैबलेट, पाम टॉप, स्मार्टफोन इत्यादि सभी माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत, या मिनी कंप्यूटर, पर्सनल PC कहते हैं, ये सब आते हैं। अपनी लागत और आकार के कारण जो है कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल हैं, रेयर हैं, और कौन से कंप्यूटर जो है बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत कम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसके आंसर की अगर हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत रेयर हैं, तो आंसर इसका ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी संकर कंप्यूटर यानी कि हाइब्रिड कंप्यूटर में निम्न में से किन विशेषताओं का समन्वय होता है। ठीक है, इसमें दिया गया सुपर तथा माइक्रो कंप्यूटरों का, या फिर मिनी और माइक्रो कंप्यूटरों का, या फिर ऑप्शन सी है अनुरूप
तथा अंकीय कंप्यूटरों का या फिर सुपर मिनी कंप्यूटरों का? तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का। ठीक है, ये हाइब्रिड कंप्यूटर के निम्नलिखित विशेषताओं का एक समन्वय होता है। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग तथा अंकीय यानी कि डिजिटल कंप्यूटरों की विशेषताओं का जो है कोऑर्डिनेशन होता है। तो इस तरीके से आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है और यह तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर। यह जो है वाक्य जो लिखा गया किस प्रकार के कंप्यूटर के बारे में लिखा गया? तो यह माइक्रो कंप्यूटर के बारे में लिखा गया है। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनसे माइक्रो प्रोसेसर, इससे इसके सेंट्रल केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में सीपीयू के रूप में होता है और इनका आकार मेन फ्रेम, सुपर तथा मिनी कंप्यूटर की तुलना में छोटा होता है। इन्हीं को हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पर्सनल कंप्यूटर डैश की कंप्यूटर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और किसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है पर्सनल कंप्यूटर के डिज़ाइन का जो है डिज़ाइन किया गया है? तो ये व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जो विशेष रूप से व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल अथवा छोटे समूह के द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। इन कंप्यूटरों को माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है? तो वो है मिनी कंप्यूटर। राइट आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मिनी कंप्यूटर एक समय में कई उपयोगकर्ताओं यानी कि यूजर्स को जो है सपोर्ट कर सकता है। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़े और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं। मिनी कंप्यूटर की कार्य क्षमता मेन फ्रेम के समान ही होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सुबाह निजी कंप्यूटर। ठीक है, एक सुबाह निजी कंप्यूटर को आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, वो क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं नोटबुक कंप्यूटर, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। ठीक है, गोद में रखे जाने वाले पोर्टेबल निजी कंप्यूटर नोटबुक या लैपटॉप कंप्यूटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सामान्यतः गणना नहीं कर सकता? तो वो है प्रिंटर गणना नहीं कर सकता, बाकी इसमें से सभी गणना करने के लायक होते हैं। मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर किसका प्रयोग करते हैं? तो वो टर्मिनल का प्रयोग करते हैं। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर के एक्सेस के लिए उपयोगकर्ता अक्सर टर्मिनल का प्रयोग करते हैं। टर्मिनल मुख्य रूप से वीडियो टर्मिनल या वर्क स्टेशनों का समावेश होता है। ये इनपुट आउटपुट उपकरण नेटवर्क में डाटा भेजने एवं प्राप्त करने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा सबसे तेज व सबसे महंगा कंप्यूटर इनमें से? तो वो है सुपर कंप्यूटर। आंसर इसका राइट बी ऑप्शन सही है। ठीक है, मैं पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप और नोटबुक की तुलना में सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक तीव्र क्षमता, सबसे महंगा और सबसे अधिक स्मृति क्षमता यानी कि मेमोरी कैपेसिटी वाला कंप्यूटर होता है, जो कि आम आदमी के यूज के लिए नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो सुपर कंप्यूटर का नाम है परम सीरीज चलाया गया। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, जो कि सीटेक के द्वारा जो है विकसित किया गया है। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो CRAY क्रे 2, CRAY क्रे XMP24 और तिहाने 2, ये सभी जो है सुपर कंप्यूटर हैं। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर के बारे में। इसमें से दिया गया है 4 ऑप्शन, बताना है सुपर कंप्यूटर से संबंधित कौन सा ऑप्शन सही है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटरों के आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे हैं, गलत। अधिकांश घरों में काम आम है, ये भी गलत है। और सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, तो ये सही मान सकते हैं। ठीक है, उनकी कंप्यूटर क्षमता की कमी के कारण शोधकर्ताओं द्वारा ही प्रयोग किया जाता है, तो ये भी गलत है। लैपटॉप के ही आकार के होते हैं, ये भी गलत है। तो आपका आंसर इसमें राइट जो बैठता है वो सी पार्ट ही बैठता है, जिसमें लिखा गया है सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, जो कि सी पार्ट में राइट लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर टी पार्ट है, सुपर कंप्यूटर ही सबसे है। देखिए 2 बार क्वेश्चन IBPS में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुपर कंप्यूटर्स प्राथमिक रूप से किसके लिए उपयोगी हैं? तो सुपर कंप्यूटर प्राथमिक रूप से इसमें देखेंगे तो इनपुट आउटपुट इंटेंसिव प्रोसेसिंग के लिए उपयोगी है, तो सही है। डाटा रिट्राइवल ऑपरेशंस के लिए भी उपयोगी होता है। मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर इनमें से सभी के लिए जो उपयोग किया जाता है। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? इनमें से परमपदम, अनुपम, एका, फ्लो सॉल्वर मार्क 4 या जगुआर यानी कि क्रे T5, इसमें से कौन सा एक सुपर कंप्यूटर जो भारत में उसको जो है विकसित नहीं किया गया है? ठीक है, तो इनमें से अगर देखा जाए तो जगुआर क्रे T5 जो है ये भारत में विकसित नहीं किया गया है। तो आपका ऑप्शन इसमें ई पार्ट हो जाएगा, RBI के पेपर में आया था। ठीक है,
जगुआर सुपर कंप्यूटर जिसे क्रे ने बनाया था, ये भारत में निर्मित कंप्यूटर नहीं है बल्कि अन्य भारत में ही निर्मित कंप्यूटर है। ठीक है, अब भारत में बने सुपर कंप्यूटर आदित्य है, अनुपम है, परम युवा है, परम युवा सेकंड है, सागा 200 है, एका है, वर्गो है, विक्रम 100 है, क्रे साइरो, भास्कर है, पेस है, फ्लो सॉल्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया, तो किसके द्वारा लाया गया था, तो ये लाया गया था इप्सन के द्वारा। आंसर इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी पार्ट। ठीक है, हैवलेट पैकार्ड को शॉर्ट फॉर्म में एचपी कहते हैं। एचपी का कंप्यूटर सुना ही होगा आप लोगों ने। इप्सन जो है द्वारा 1981 में जारी किया गया विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया था। अगला प्रश्न, मिलेप सबसे कम कीमत का एक लैपटॉप है जिसे बाजार में उतारा गया किसके द्वारा, तो एचसीएल के द्वारा उतारा गया था। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एचसीएल कंपनी के द्वारा ये उतारा गया था। निम्नलिखित कंप्यूटरों में से सबसे छोटा कौन सा है इनमें से, तो नोटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप, वर्कस्टेशन और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सबसे छोटा नोटबुक आएगा। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, नोटबुक। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को और क्या कहा जाता है, तो डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स कहते हैं। आंसर इसका ई पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। मेन फ्रेम होते हैं, मिनी कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, तीनों नहीं होते। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू उपकरणों में जैसे कि माइक्रोवेव, ओवन, वॉशिंग और मशीन, डिशवाशर आदि में जो है एम्बेडेड कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है। किसका, एम्बेडेड कंप्यूटर्स का, ये भी याद रखिएगा। कौन मस्तिष्क की प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर इनमें से होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा क्वांटम कंप्यूटर। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर जो है वो सबसे तीव्र और सबसे तेज होगा। इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने सिलिकॉन में 10 अरब क्वांटम इंटेगलमेंट ईजाद करने में सफलता हासिल कर ली है। और इंटेगलमेंट वो डिवाइस है जिसे क्वांटम कंप्यूटर बनाया जाता है। ठीक है, जिससे क्वांटम बाइट्स पर आधारित सुपरफास्ट क्वांटम कंप्यूटर एक बार में एक सवाल के बहुत संभावित समाधानों पर विचार कर सकता है। पारंपरिक कंप्यूटर बाइनरी स्विच या फिर बाइट्स पर आधारित होता है। तो बहुत सारी इसमें क्या कहते हैं कि तूफान आ जाएगा, प्रगति आ जाएगी टेक्नोलॉजी में। तो इस तरीके से आपका क्वांटम कंप्यूटर होगा ऐसा जो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम कंप्यूटर किस पर आधारित होता है, तो क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित है। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है, तो उसमें एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर किसकी गणना करते हैं, तो डिजिटल कंप्यूटर अंकों की गणना करते हैं। आंसर डी पार्ट करेक्ट है। और अंक कौन कौन से हैं, तो वो अंक दो हैं, 0 अथवा 1। ठीक है, जिसे बाइनरी संख्या पद्धति भी कहते हैं, इसी कार्य पर आधारित होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये कार्य करता है लॉजिकल सिद्धांत पर। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर पद नहीं है, इनमें से कौन सा एक है जो कंप्यूटर पद नहीं, इसमें स्टार लगा हो, यानी कि इसमें से चारों ऑप्शन गलत हैं। कंप्यूटर के पद की अगर हम बात करें तो देखिए कंप्यूटर दो प्रकार का होता है। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर। कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। कंप्यूटर की आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। कंप्यूटर 3 मोड में कार्य करता है। पहला है रियल मोड, दूसरा है प्रोटेक्टेड मोड और तीसरा है वर्चुअल या रियल मोड, वर्चुअल रियल मोड। ठीक है, तो इसमें से जो भी कंप्यूटर का पद दिया गया था वो गलत दिया गया था। आपका आंसर इस तरीके से इसमें डिटेलिंग में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर, तो लैपटॉप जो आता है वो माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। अभी ऊपर बातें हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किस में किया जाता है, तो बड़े उद्योगों में, व्यवसाय फर्म में और चिकित्सा क्षेत्र में सभी में किया जाता है। तो अब करेक्ट आंसर ये सभी हो जाएगा। ठीक है, डिजिटलीकरण संदर्भित करता है, डिजिटलीकरण किसको संदर्भित करता है, तो इनमें से देखिए ऑप्शन जो है तीनों चारों जो है इसमें सही नहीं। डिजिटलीकरण की अगर हम बात करते हैं डिटेल में, तो ये शब्द जो है एनालॉग से डिजिटल में व डिजिटल से एनालॉग में रूपांतरण को संदर्भित करता है। ठीक है, और इसमें कहीं भी इस तरीके से नहीं लिखा है, मतलब अलग अलग लिखा है। जैसे कि पहला ऑप्शन लिखा हुआ था एनालॉग से डिजिटल में, देखिए इस तरीके से पहला ऑप्शन लिखा होता है एनालॉग से डिजिटल में रूपांतरण, दूसरा ऑप्शन लिखा था डिजिटल से एनालॉग में रूपांतरण। लेकिन इन दोनों मिलाकर यानी कि दो ऑप्शन सही हो सकते हैं। इस तरीके से डिजिटली शब्द एनालॉग से डिजिटल में व डिजिटल को एनालॉग में रूपांतरित करता है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो डिजिटल सिग्नल में 0 व 1 होते हैं जो क्रमशः उच्च और निम्न मानों को इंगित करते हैं। अगला क्वेश्चन, उन्नत तकनीकें जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि के रूप में किसे कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए सब सारी चीज़ें हैं, तो ये सब होती हैं जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए हैं। तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, 5वीं पीढ़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है
प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का निर्माण जो है किसने किया था, तो ये थे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन म्यूचली के द्वारा। तो आंसर इसका सी पार्ट, सी ऑप्शन सही है, ए व बी दोनों। निर्वात ट्यूब का उपयोग कब किया गया था, तो निर्वात ट्यूब का उपयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया था। तो राइट आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। ट्रांजिस्टर की खोज किस पीढ़ी में की गई थी, तो ट्रांजिस्टर की खोज हुई थी सेकंड जनरेशन में, जिसको सेकंड जनरेशन कहते हैं। तो द्वितीय पीढ़ी में खोज की गई थी। तो ऑप्शन बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में किस जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, तो वर्तमान में 5वें जनरेशन यानी 5th जनरेशन में उपयोग हो रहा है। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय पीढ़ी के वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया था, तो वो था ट्रांजिस्टर, यानी कि सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर और फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यानी निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया जा रहा था। ऑप्शन इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर जो है किस जनरेशन से संबंधित, तो पर्सनल कंप्यूटर जो है ये सब चतुर्थ पीढ़ी यानी कि 4th जनरेशन के कंप्यूटर हैं। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। लैपटॉप और पाम टॉप का निर्माण किस जनरेशन में हुआ है, तो लैपटॉप और पाम टॉप का निर्माण ये भी 4th जनरेशन में हुआ। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जनरेशन का पहला से 5वां क्रम जो फर्स्ट जनरेशन से और 5th जनरेशन का सही अनुक्रम बताना, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया, इसके बाद सेकंड जनरेशन में, फिर थर्ड जनरेशन में, 4th जनरेशन में, इस तरीके से किसका प्रयोग किया गया। तो देखिए, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। इसके बाद सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का, फिर आया थर्ड जनरेशन जिसमें हम एकीकृत सर्किट आईसी जिसको कहते हैं उसका प्रयोग किया गया। फिर आया थर्ड के बाद 4th जनरेशन जिसमें VLSI का प्रयोग किया गया, माइक्रो प्रोसेसर लगाया गया। फिर आया 5th जनरेशन जिसमें हम ULSI माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कर रहे हैं। तो आपका आंसर इसका ए पार्ट सेम है, ये सीरियल वाइज लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अब इस तरीके से कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ उनके विवरण दिए गए हैं। पहली पीढ़ी की बात करेंगे तो 1942 से 55 तक वैक्यूम ट्यूब का आधारित था। दूसरी पीढ़ी आई 1955 से 64 तक जिसमें ट्रांजिस्टर तकनीक पर आधारित था। तीसरी पीढ़ी आई थर्ड जनरेशन आई 1964 से 75 तक, इसमें एकीकृत प्रॉपर्ट यानी इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC चिप का इस्तेमाल किया गया। 4th जनरेशन 1975 से वर्तमान तक, इसमें VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर पर यह आधारित काम करता है। और 5वीं पीढ़ी जो कि वर्तमान से आगे तक होगा जिसमें AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बौद्धिक का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते थे किसके, तो कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का प्रयोग करेंगे। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ENIAC की खोज हुई थी कि कौन सी पीढ़ी में ENIAC की खोज की गई थी, तो प्रथम पीढ़ी में फर्स्ट जनरेशन में किया गया था। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये पहला जो है प्रायोगिक वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेबुलेटर जिसका उपयोग सांख्यिकीय सूचनाओं से संसाधित करने हेतु कार्ड्स को पंच करने के लिए किया जाता है, उसका आविष्कार किसने किया था, तो हरमन होलोरिथ ने किया था। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टेबुलेटर जिसका आविष्कार हरमन होलोरिथ 1890 में अमेरिकी जनगणना के डेटा को संसाधित करने में जो है मदद करने के लिए किया गया था। ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी जिसका उपयोग सांख्यिकीय सूचनाओं को संसाधित करने हेतु कार्ड्स के पंच करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है ENIAC। आंसर इसका ए पार्ट हो। देखिए कितनी बार SSC में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, VLSI और ULSI का प्रयोग कब से आरंभ किया गया, तो चतुर्थ पीढ़ी में आरंभ हुआ। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, 4th जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था, तो वो था पहला। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट। कंप्यूटर के विकास क्रम की अब तक कुल 5 पीढ़ियाँ हुई हैं। पहली पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए मैकेनिकल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। इनपुट के लिए इनमें पंच कार्ड व पेपर टेप का उपयोग किया जाता था और आउटपुट जो है प्रिंटर के द्वारा प्रिंट किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवैक का विस्तारित रूप क्या है, इसका विस्तारित रूप यानी फुल फॉर्म बताना है। यूनिवैक का क्या होता है, तो ये होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका राइट आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला जो है कंप्यूटर कौन था, तो वो था यूनिवैक। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसे यूनिवैक के साधारण नाम से जाना जाता है, यूनिवैक फर्स्ट। ये विश्व का प्रथम कंप्यूटर है जिसका उत्पादन अमेरिका में वाणिज्यिक प्रयोग के लिए किया जाता है, नहीं कमर्शियल पर्पज के लिए किया गया था। और प्रथम यूनिवैक 1951 में अमेरिका के जनगणना ब्यूरो को प्रदत्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला डिजिटल कंप्यूटर यूनिवैक फर्स्ट किस पीढ़ी में जो है निर्मित हुआ, तो ये प्रथम पीढ़ी में निर्मित, फर्स्ट जनरेशन में निर्मित हुआ था। तो आंसर इसका करेक्ट जो होगा वो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिवैक और ENIAC कंप्यूटर किसके उदाहरण हैं, तो ये दोनों जो है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उपकरण के उदाहरण हैं। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकीकृत परिपथ यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट किस से संबंधित किस पीढ़ी से, तो तृतीय पीढ़ी से संबंधित ऊपर बात हो चुकी इसके बारे में, तो ऑप्शन इसका बी पार्ट राइट है। कौन सी पीढ़ी कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किए गए हैं, तो वो थी चौथी पीढ़ी के, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सूक्ष्म संधारित्रों का प्रयोग किया जाता है, आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निर्वात ट्यूब के प्रयोग पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जो कि 1942 से 55 तक रहा था। ट्रांजिस्टर का प्रयोग सेकंड जनरेशन में किया गया और उसमें 1955 से 64 तक का प्रयोग किया गया। इसके बाद आईसी चिप आया जिसका प्रयोग थर्ड जनरेशन में 1964 से लेकर 1975 तक उपयोग किया गया। फिर आया माइक्रो प्रोसेसर यानी सूक्ष्म संधारित्रों का प्रयोग फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर में 1975 से लेकर वर्तमान में किया जा रहा है। ऑटोमेटिक कैलकुलेटर किस पीढ़ी के उदाहरण है, तो ऑटोमेटिक कैलकुलेटर जो है प्रथम पीढ़ी का उदाहरण है, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। IBM 7094 और IBM 1620 किस पीढ़ी के जनरेशन का उदाहरण है, तो ये सेकंड जनरेशन के उदाहरण है, आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इसमें बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रचालन तंत्र यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कब किया गया, तो द्वितीय पीढ़ी में किया गया था, आंसर बी पार्ट करेक्ट है। ऑनलाइन सिस्टम का विकास कब हुआ, तो ये हुआ था थर्ड जनरेशन में। ठीक है, ऑनलाइन सिस्टम का विकास थर्ड जनरेशन में हुआ है। कंप्यूटर किस माध्यम में आंकड़ों यानी कि डाटा को ग्रहण करता है, तो ये इनपुट माध्यम से जो है डाटा को ग्रहण करता है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, तो कंप्यूटर की गति मापी जाती है वर्ड लेंथ में, आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी गति नहीं होगा इसमें, हाँ इसमें शक्ति है। ठीक है, कंप्यूटर की शक्ति जो है वर्ड लेंथ में मापी जाती है, आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंप्यूटर को एक बटन प्रेस जैसे हार्डवेयर के माध्यम द्वारा या एक सॉफ्टवेयर कमांड द्वारा शुरू करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है बूटिंग, आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न, उच्च क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर क्या है, उच्च क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर इनमें से सभी हैं, आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट। ठीक है, पेंटियम, पेंटियम प्रो, पेंटियम सेकंड, पेंटियम थर्ड, पेंटियम सेकंड, ये सभी जो उच्च माइक्रो प्रोसेसर हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS में डेटा की सामग्री और स्थिति किसके द्वारा परिभाषित की जाती है, तो मेटा डेटा के द्वारा परिभाषित की जाती है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किसी कारोबार के ग्राहक इन्वेंट्री और पे रोल रिकॉर्ड्स सबसे अच्छी तरह फाइल में स्टोर किया जा सकते हैं और किसके द्वारा स्टोर किया जा सकता है, किसमें, तो ये डेटाबेस फाइल में स्टोर किया जा सकता है, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी कारोबार ग्राहक इन्वेंट्री तथा रिकॉर्ड्स को सबसे अच्छी तरह से डेटाबेस फाइल में संचित या स्टोर किया जा सकता है। डेटाबेस फाइल को संचित आंकड़ों किसी विशेष पद्धति का अनुसरण करते हुए और इन आंकड़ों के आधार पर किसी प्रश्न का समाधान शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरीके से इसमें आंसर जो आपका हो जाए वो क्या हो जाएगा, डेटाबेस फाइल में स्टोर किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेटा रूपांतरण के साथ क्या सच नहीं है, तो इसमें से अगर देखा जाए तो एक संस्करण से दूसरे संस्करण को अपग्रेड करना सही है, एक लेगेसी सिस्टम से डेटा प्राप्त करना भी सही है, अन्य मॉड्यूल से डेटा प्राप्त करना ये सही नहीं। ठीक है, डेटा रूपांतरण के साथ ये सही नहीं है, तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। डेटा की इंटीग्रिटी को बाधा आने का कारण क्या है, डेटा की इंटीग्रिटी को बाधा आने का कारण की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा की अतिरेकता के कारण जो होता है, यानी कि डेटा रिडंडेंसी जिसको कहते हैं, तो आंसर इसका ई पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है, तो वो करते हैं फाइल कंप्रेशन का प्रयोग, आंसर इसका ई पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी, तो स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा जो है जॉन वॉन न्यूमैन थे, उन्होंने किया था शुरुआत, तो आंसर ए पार्ट इसका ए ऑप्शन सही है। 1940 के दशक में कंप्यूटर वैज्ञानिक थे जॉन वॉन न्यूमैन जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। यदि किसी मौजूद डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो क्या करना चाहिए, देखिए यदि किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो सेव एज कमांड का प्रयोग करें, वहाँ पे नाम चेंज कर देंगे, तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो व्यक्ति जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं, तो उससे कहते हैं यूजर या फिर हिंदी में उपयोगकर्ता उसको कहते हैं, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकरण एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो अनुकरण एक प्रक्रिया है जिसमें अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसमें जो होता है वास्तविक भौतिक सिस्टम के सदृश क्रियाएं उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर सी पार्ट इसका राइट है। स्कूल और कॉलेज में अभिलेख तैयार करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तो स्कूल और कॉलेज में अभिलेख जो है तैयार करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, तो वो होता है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, आंसर बी पार्ट करेक्ट।
विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो कृषि विज्ञान में, मौसम विज्ञान में, अंतरिक्ष विज्ञान, तीनों में किया था, तो सभी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है? तो शुद्धता होनी चाहिए, गति होनी चाहिए, विश्वसनीयता होती है। तो ये सभी जो है कंप्यूटर की विशेषताएं होती हैं, तो आंसर डी पार्ट सही हो जाएगा। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो अंडरस्टैंडिंग कार्य नहीं करता, बाकी सारे कार्य कंप्यूटर इनमें से करता है। ठीक है। त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता एक कंप्यूटर की कितनी जो है विशेषता का प्रतिनिधित्व कौन करती है? तो वो शुद्धता बताती है। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, शुद्धता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में कंपैटिबिलिटी का अर्थ क्या है? कंप्यूटर के संबंध में कंपैटिबिलिटी का अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो एक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर चलने में समर्थ है, ये होता है। आंसर इसका सी पार्ट राइट है। ठीक है। इनमें से कौन सा एक तथ्य खोज तकनीक नहीं है? तो देखिए इसमें स्टार लगा, इसमें से यानी कि सभी गलतियां, फिर हम डिटेल देख लेते हैं। तथ्यों की खोज डेटा और डेटा संग्रह की प्रक्रिया होती है, और जो मौजूदा दस्तावेजों यानी कि डॉक्यूमेंट्स और रिसर्च, निरीक्षण, प्रश्नावली, साक्षात्कार, प्रोटोटाइप और संयुक्त आवश्यकताओं की योजना बनाने में नमूने शामिल हैं। सिस्टम विश्लेषक वर्तमान मौजूदा सिस्टम को विकसित और कार्यान्वित करने के लिए जो है निम्न तथ्य तकनीकों का प्रयोग करता है। अब उनमें से पहला है कि मौजूदा प्रलेखन रूपों और डाटाबेस का नमूनीकरण करना, रिसर्च और साइट को देखना, कार्य परिवेश का अवलोकन करना, प्रश्नावली, साक्षात्कार करना, इसके अलावा प्रोटोटाइप और संयुक्त आवश्यकता नियोजन करना। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से सूचना इंफॉर्मेशन के गुण, यानी कि निम्न में से इंफॉर्मेशन का कौन सा गुण है? तो इन्फॉर्मेशन की बात करें तो उसमें संक्षिप्तता शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए। तो आपका आंसर इसमें सी डी पार्ट से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी कार्य को अंजाम देते समय सीपीयू में बाधा डालने वाले सिग्नल जो कार्य के आरंभ और समाप्त होने का द्योतक हो, वो क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं व्यवधान। आंसर डी पार्ट इसका राइट है। निम्न में से कौन से गुण कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं? तो वो होता है वर्सिटैलिटी। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, वर्सिटैलिटी। ठीक है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? इनमें से अब इसमें अगर देखा जाए तो उलझनपूर्ण समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है, तो कंप्यूटर के संबंध में कथन सही है। प्रक्रिया की गति बहुत ऊंची होती है, स्मृति व संग्रह क्षमता अधिक है। अब डी पार्ट जो दिया गया, इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देश की संपूर्ति स्वयं ही सुधार करता है, जो कि गलत है। तो आपका आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना बनाने में प्रयुक्त डेटा यंत्र प्रायः क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं निर्णय विश्लेषक यंत्र। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। यानी डिसीजन मेकिंग मशीन एक प्रकार का डिवाइस है जिसमें किसी प्रकार के कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाली योजना का विश्लेषण किया जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं? इनमें से बताना है कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं होता? तो डेटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना ये होता है, इनपुट को स्वीकार करना ये भी होता है, डेटा को प्रोसेस करना ये भी होता है, डेटा को स्टोर करना ये भी होता है, लेकिन टेक्स्ट को स्कैन करना ये कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं होता। तो आपका आंसर ई पार्ट सही है। ठीक है। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब इसमें दिया गया है एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है, तो ये सही है। कंप्यूटर संबंध में इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है उस तक पहुंच सकता है, तो ये भी सही है। इसमें कोई भावावेग नहीं होता या इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती, तो ये भी सही है। ये अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है, तो ये गलत है। ठीक है। तो इसके बारे में यही कथन गलत है, बाकी सारे सही हैं। अगला प्रश्न, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो यह बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। राइट आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। किस तरह का उपकरण डायोड है? इसमें से देखा जाए तो आरेखीय उपकरण जो होता है वो डायोड होता है। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य तापक्रम पर सिलिकॉन डायोड का रेचिका विभव क्या होता है? तो वो होता है 0.7 वोल्ट। ठीक है। 0.7 वोल्ट होता है। आंसर इसका जो होगा वो ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सहित कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहा जाता है? तो ये बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो इनपुट के रूप में डिजिटल डाटा एक्सेप्ट करता है और अपनी मेमोरी में स्टोर इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रोवाइड करता है, और वो कौन सा इनमें से ये बताना है। ठीक है। तो वो होता है माइक्रो प्रोसेसर। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सब सारी चीज़ें माइक्रो प्रोसेसर के बारे में कही गई हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटरों के आईसी चिप प्रायः किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संगणकों में प्रयुक्त आईसी चिप प्राय निम्नलिखित किसके बनाए जाते हैं, तो भी ऊपर हुआ सिलिकॉन से बात हुई है, आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट है। देखिए कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट है जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स बनाने में निम्नलिखित में से, ये खाने वाला चिप्स नहीं है, ठीक है, आईसी चिप्स है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व टेट्रावॉलेट उपधातु का इस्तेमाल किया है, तो वो सिलिकॉन ही होता है, आंसर सी पार्ट करेक्ट। सिलिकॉन क्या है, तो एक सेमीकंडक्टर है, आंसर सी बी पार्ट हो जाएगा। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है, देखिए कितने प्रकार कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आईसी का अर्थ क्या होता है, ठीक है, इतने सारे एग्जाम में कंप्यूटर में आईसी का अर्थ बताना है इसका आंसर, तो आईसी का अर्थ क्या होता है ये बताना है, ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके आंसर की बात करें तो सी पार्ट से, उसको हम कहते हैं हिंदी में एकीकृत परिपथ, क्या कहते हैं, एकीकृत परिपथ कहते हैं। आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको माइक्रो सर्किट, माइक्रो चिप, सिलिकॉन चिप या चिप के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक व कंप्यूटर के संदर्भ में एकीकृत परिपथ या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट को माइक्रो सर्किट, माइक्रोचिप, सिलिकॉन चिप या चिप के नाम से जाना जाता है। ये एक सेमीकंडक्टर पदार्थ, सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर बना हुआ इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है, जिसमें प्रतिरोध, संधारित्र यानी जिसको हम कैपेसिटर कहते हैं आदि के अलावा डायोड, ट्रांजिस्टर आदि अर्धचालक अवयव निर्मित किए जाते हैं, ठीक है, तो ये सारा इसका काम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक या एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर पर एक ही समय में कार्य करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है, तो टर्मिनल्स की आवश्यकता होती है, आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर चिप के उस एरिया का क्या कहते हैं जिसका प्रयोग उन निर्देशों और आंकड़ों को अस्थायी रूप से संचित करने के लिए किया जाता है, संभवतः प्रोसेसर जिनका प्राय प्रयोग करेगा। इसमें क्या होगा राइट आंसर, तो उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, ये बताना है इसका आंसर, तो उसको हम कहते हैं कैश, क्या कहते हैं, कैश कहते हैं, आंसर सी पार्ट सही हो जाएगा। लॉजिक चिप का दूसरा नाम क्या है, तो लॉजिक चिप का दूसरा नाम है माइक्रो प्रोसेसर, अभी ऊपर इसके बारे में बात हुई, डिस्कस हुआ, तो आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। सिलिकॉन की परत चढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी आईसी चिप जिसको कहते हैं, इसके विकास का श्रेय किसको जाता है, तो ये जे.एस. किल्बी को जाता है, राइट आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत परिपथ का आविष्कार किसने किया था, तो वो थे किल्बी, जैक किल्बी, राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। आधुनिक कंप्यूटरों का लघुरूपकरण संभव हो चुका है निम्न किसके प्रयोग से, तो समाकलित परिपथ चिप से, तो आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट है। सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला क्या है, तो वो एक अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है, तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पर स्थित है, देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूचना एवं प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर को कब से लागू हुआ, तो ये 2009 में लागू हुआ है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत का ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है और डेटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोसेस कर प्रोड्यूस कर सकती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को जो है स्टोर कर सकती है, तो वो क्या होता है, तो उस डिवाइस को कहते हैं कंप्यूटर, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहा जाता है, राइट आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटिंग पावर की दी गई मात्रा लागत कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के साथ प्रगति के साथ नाटकीय ढंग से क्या होता है, तो नाटकीय ढंग से जो है घट गई है, आंसर इसका ई पार्ट करेक्ट। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होते हैं, तो उसमें इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल होता है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पद PCXT का आशय क्या है, तो इसका मतलब है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। IBM द्वारा मार्च 1983 में IBM PCXT नामक कंप्यूटर बाजार में लॉन्च किया गया था और PCXT का आशय पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये भी पूछा गया है तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं, तो उसको आभासी वास्तविकता कहते हैं, जो कि बी पार्ट में दिया गया है, ठीक है। ब्लू पैसिफिक क्या है, ब्लू पैसिफिक कंप्यूटर है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा और ये ASCI ब्लू पैसिफिक IBM द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है जो 1998 में बनाया गया था। अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हो तो नैनो स्ट्रक्चर का प्रयोग पर जो है विचार करता है, कौन विचार करता है, तो उसको हम कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी क्या है, तो वो होता है पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम, आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट है। भारत में सूचना क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, तो वो राजीव गांधी को कहा जाता है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा।
विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक प्रयोग रणनीति जो है अधिकाधिक उपयोग रणनीति क्या है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग रणनीति जो है वो आंध्र प्रदेश सरकार की है। तो आंसर इसका डी पार्ट राइट है। 2004 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, डेटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक क्या है, तो ये होता है, उसका नाम क्या है, उसको कहते हैं बीट प्रति सेकंड। क्या आप किससे मापते हैं, बीट प्रति सेकंड। आंसर सी पार्ट करेक्ट है। बैंकों में पहली बार कंप्यूटर पर आधारित ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि एटीएम जिसको कहते हैं उसका प्रयोग कब किया गया था। देखिए इसमें स्टार लगा हुआ है, इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो देखिए बैंकों में पहली बार कंप्यूटर पर आधारित ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म है ये, और इसका प्रयोग 27 जून 1967 को किया गया था, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया था। यह उत्तरी लंदन के बार्कलेज बैंक में हुआ था। विश्व के पहले एटीएम आविष्कारक जो थे जॉन शेपर्ड बैरोन थे। तो इसलिए इसमें अगर निकटतम आंसर की बात करेंगे तो ए माना जा सकता है। बिना तार के माउस कीबोर्ड का विकास किस वर्ष हुआ, तो ये 2003 में हुआ था। राइट आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट है। गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किसने किया था, तो चीन के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कंप्यूटर से जुड़े किस व्यक्ति ने बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी, तो यह पुस्तक लिखित है बिल गेट्स के द्वारा। आंसर इसका ऑप्शन ई पार्ट करेक्ट है। 1999 में यह पुस्तक लिखी गई थी। एसएमएस का अर्थ क्या है, तो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस इसका फुल फॉर्म बनता है। आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल में एसएमएस भेजते हैं तो उसका फुल फॉर्म क्या है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। अगला प्रश्न, निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं ई कचरा। क्या कहते हैं, ई कचरा। इलेक्ट्रॉनिक कचरा इसको, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इसको हिंदी में कहते हैं ई कचरा, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग कंप्यूटिंग डिवाइस जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गूढ़ लेख को पढ़ने के लिए किया गया था, उसे क्या कहा जाता है, तो उसको हम कहते हैं कॉलोसस। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, कॉलोसस। कॉलोसस एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग सेकंड जो वर्ल्ड वार था उसके दौरान जर्मन गूढ़ को पढ़ने के लिए किया गया था, और इसकी डिजाइन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉक्टर एलन ट्यूरिंग ने अपने देश में फौज के लिए किया था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संस्करण के साथ शामिल एक पूर्ण विस्तार क्षेत्र कूट लेखन की फुल वॉल्यूम एन्क्रिप्शन सुविधा है, और एक कौन सी है, तो वो है बिटलॉकर। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट है। ई कॉमर्स क्या है, ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है ई कॉमर्स क्या है, ऑप्शन इस तरीके से दो दिया गया है, कंप्यूटर उत्पाद को खरीदना और बेचना। ठीक है, इसके अलावा दिया गया है वह उत्पाद जो सर्विस खरीदना और बेचना और जो दुकानों में उपलब्ध ना हो। इसके अलावा दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय वस्तुएं खरीदना और बेचना। तो डी ऑप्शन है, इंटरनेट की सहायता से उत्पाद व सर्विस खरीदना एवं बेचना। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, ई कॉमर्स जो है वो डी पार्ट हो जाएगा, इंटरनेट की सहायता से उत्पाद और सर्विस खरीदना एवं बेचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके ई कॉमर्स के निम्न उदाहरण हैं जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ऑनलाइन ऑक्शन, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन टिकटिंग आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरमार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और रेस्टोरेंट आदि का प्रयोग में लाए जाने वाले कंप्यूटर टर्मिनल्स से जाने जाते हैं, और कौन जाने जाते हैं, तो वो होते हैं पीओएस। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, पीओएस। पीओएस का फुल फॉर्म है पॉइंट ऑफ स्केल, समय और स्थान को दिखाता है जहाँ पर भुगतान किया जाता है। सुपरमार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और रेस्टोरेंट आदि में प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर पीओएस टर्मिनल के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों में से सही या गलत होने का निर्धारण कीजिए। पहला है, कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के कार्यों के समान सटीकता और दक्षता के साथ करने की क्षमता कर्मठता कहलाती है। दूसरा है, कंप्यूटर की बहुउपयोगिता नामक विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर को कोई थकान एकाग्रता कभी महसूस नहीं होती। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो अगर हम इसमें आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा पहला, तो इसमें सही है, और दूसरा जो है गलत है। कंप्यूटर की बहुउपयोगिता नामक विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर को कोई थकान एकाग्रता कभी महसूस नहीं होता, जो कि गलत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला सही, दूसरा गलत, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अवेकस का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो अवेकस का उपयोग जो करते हैं वो व्यापारिक गणनाओं में करते हैं, जोड़ घटाव में करते हैं। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, उपयोग सभी में करते हैं। ठीक है, जब आप कोई टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर टिमटिमाता चिन्ह यानी ब्लिंकिंग जो सिंबल होता है वो जो है क्या कहलाता है। ठीक है, इस टाइप का जो सिंबल होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कर्सर। क्या कहते हैं, कर्सर। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, कर्सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, डिजिटल भुगतान यानी डिजिटल पेमेंट। पहला है भीम ऐप उपयोग करने वाले के लिए यह ऐप यूपीआई सक्षम बैंक खाते से किसी को धन का हस्तांतरण करना संभव बनाता है। दूसरा है जहां एक चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के 4 घटक होते हैं, भीम ऐप में प्रमाणीकरण के सिर्फ 2 घटक होते हैं। अब इसमें बताना है कि दोनों सही है या फिर दोनों गलत हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो पहला सही है और दूसरा गलत है, तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, केवल 1। ये आईएएस में पेपर में आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के कंप्यूटरों का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो माइक्रो कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत डेस्कटॉप कंप्यूटर, गेम कंसोल, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट कंप्यूटर, स्मार्टफोन, पीडीएस आदि आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? तो वो है समेकित परिपथ। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का प्रारंभ 1964 से हुआ और इसका मुख्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, जो कि कई ट्रांजिस्टरों युक्त एक डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है किसकी? उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। इनमें से बताना है कौन सा उत्तर सही है। तो इसमें चारों सही हैं। ठीक है, ये सभी जरूरत होती हैं, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, चारों सभी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है किससे? तो वो अपनी गति से, अपनी शुद्धता से, अपनी स्मृति से प्राप्त करता है, तो राइट आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा उपकरण जो है द्वितीयक उपकरण के रूप में वर्गीकृत नहीं है? इनमें से बताना है। और देखिए इतने सारे एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो परम जो कंप्यूटर है ये द्वितीय सेकंड उपकरण के अंतर्गत सेकेंडरी डिवाइस के रूप में जो है वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। ठीक है, परम जो है एक सुपर कंप्यूटर का है भारत का, तो इसको हम सेकेंडरी डिवाइस के अंतर्गत नहीं ले सकते, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया किसके द्वारा या कहाँ पर? तो यूएसए में सर्वप्रथम विकसित किया गया था, तो आंसर डी पार्ट करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो वो है अनुपम। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान यानी कि बार्क जिसको कहते हैं 1991 में समांतर संसाधन तकनीक पर आधारित सुपर कंप्यूटरों के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास प्रारंभ किया। समांतर संसाधन पर जो है आधारित प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है अनुपम 860/4 जो 4 नोडों वाली प्रणाली थी 1991 में विकसित किया गया था। अनुपम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर का उपयोग भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा जटिल संगणन यानी कि कैलकुलेशन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन समस्याओं के हल के लिए किया जा रहा है। स्मार्ट कार्ड क्या है ये बताना है। ठीक है, स्मार्ट कार्ड क्या है, इनमें से बताना है ऑप्शन स्मार्ट कार्ड क्या है। अब इसमें देखिए स्मार्ट कार्ड की अगर हम बात करेंगे आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा एक माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है जो कि ए पार्ट में दिया गया है, तो आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए चिप कार्ड्स के 3 प्रकार होते हैं, मेमोरी कार्ड, स्मार्ट कार्ड और माइक्रो प्रोसेसर। अब इसके अलावा इसमें अगर देखा जाए तो अनप्रोटेक्टेड, ठीक है, प्रोटेक्टेड और स्पेसिफिक और मल्टी फंक्शन स्मार्ट कार्ड होते हैं, तो आंसर आपका इसमें जो होगा स्मार्ट कार्ड क्या है, स्मार्ट कार्ड माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है। नेक्स्ट आईसी के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ट्रांजिस्टरों की संख्या के कारण इसको वर्गीकरण किया गया है, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेलेरॉन और पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप हैं किस प्रकार के? तो ये कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के प्रारूप हैं, आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शासन के लिए कंप्यूटर को प्रयोग को कहा जाता है, शासन के लिए कंप्यूटरों का प्रयोग जो है कंप्यूटर के प्रयोग को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ई गवर्नेंस। क्या कहते हैं? ई गवर्नेंस। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। डेटा एक का एक वचन क्या है? डेटा का एक वचन होता है डेटम, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। ठीक है, एक वचन बहुवचन भी पूछ लिया। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहेगा? तो वो रहता है 30 दिन। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट है। सिम का पूरा बताना है फुल फॉर्म। सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट। ठीक है, सिम का पूरा नाम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है, इसका लघु रूप है सिम जो कहते हैं। ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट है जिसमें मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटरों पर मोबाइल टेलीफोनी के लिए आवश्यक सर्विस सब्सक्राइबर संचित रहती स्टोर रहती है। 100 मेगाहर्ट्ज़ की क्लॉक आवृत्ति से युक्त एक माइक्रो प्रोसेसर की क्लॉक अवधि क्या होगी? तो उसकी होती है जो है 10 नैनोहर्ट्ज़। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 नैनोसेकंड। 10 नैनोसेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीटी का तात्पर्य क्या है? आईसीटी मीन्स होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। सर्किट ब्रेकर वाला डिवाइस जो हार्डवेयर को पावर सोर्स से अलग करने और वोल्टेज स्पाइक से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं सर्ज प्रोटेक्टर। क्या कहते हैं? सर्ज प्रोटेक्टर कहते हैं। इसका आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
सर्ज प्रोटेक्टर वो सर्किट ब्रेकर वाला डिवाइस है जो हार्डवेयर को पावर सोर्सेज से पृथक करने और वोल्टेज स्पाइस से प्रोटेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा वोल्टेज से अनापेक्षित आकस्मिक उतार चढ़ाव से सिस्टम के हार्डवेयर को सुरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशन। आंसर इसका जो होगा बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है इनमें से? तो वो है इंटेलसेट। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यूथ सेट है जो रूस भारत का वैज्ञानिक शैक्षिक कृत्रिम उपग्रह है, और ओशियन सेट महासागरीय अनुप्रयोग के लिए निर्मित उपग्रह है। एस्ट्रोसेट जो है खगोलीय शोध को समर्पित भारत की पहली वेधशाला है, और इसका प्रक्षेपण 28 सितंबर 2015 को PSLV द्वारा किया गया। जबकि इंटेलसेट एक संचार उपग्रह है जो कि सेवा प्रदाता है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त शब्द कैट स्कैन का अर्थ क्या होता है? कैट स्कैन मीन्स कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, उसका फुल फॉर्म है। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी का संक्षिप्त रूप होता है कैट, और यह डॉक्टर के द्वारा इसमें मस्तिष्क के विभिन्न अक्षों से एक्स किरणों द्वारा छायाचित्र लेकर कंप्यूटर के माध्यम से विश्लेषण करते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, विद्या वाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? तो वो बल देती है कंप्यूटर शिक्षा पर। आंसर इसका जो होगा वो राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पहला चैप्टर जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। सेकंड चैप्टर है कंप्यूटर की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। तो आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, सेकंड चैप्टर को हम जल्द ही लेकर आएंगे, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो तब तक वीडियो को देखते रहिए और चैनल को शेयर करते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।